ममता का विष। ममता ये आपका विष नहीं है, ये माँ की जो ममता है ना, अधिकता, उसका विष है। और ममता का विष एकांकी का राइटर कौन है, जरा कोई मुझे बताएगा? ममता आप बताइए। ममता का विष एकांकी का राइटर कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसका मतलब यह है कि जो चार्ट मैंने आपको बताया वो आपने पढ़ा तो है। बेटा, विष्णु प्रभाकर एक बहुत ही प्रतिभाशाली हिंदी साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने काफी आलोचनाएं, समीक्षाएं, निबंध और एकांकी लिखे। और नए एकांकियों के तो आप ये समझ लीजिए ये आदर्श थे, पथ प्रदर्शक थे। जो एकांकी लिखे गए उस समय में, उनके काल में, तो अन्य एकांकीकार इनसे प्रेरणा लेते थे, इनसे संदेश लेते थे। इतने अच्छे और पारिवारिक और मध्यम वर्ग के जीवन से संबंधित विषयों पर इन्होंने एकांकी लिखे। यदि आपको याद हो तो इनका एक एकांकी आप 12th क्लास में भी पढ़ के आए हो, मर्यादा। किस तरीके से संयुक्त परिवार के महत्व को बताते हुए वो एकांकी लिखा गया था। क्या आपको याद है किसी को मर्यादा एकांकी के बारे में, जिसमें एक संयुक्त परिवार होता है, सब भाई मिलकर रह रहे होते हैं? नहीं, चलो कोई बात नहीं। आज हम ममता के विष एकांकी के बारे में पढ़ते हैं। और ममता का विष जो एकांकी है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। और जैसा कि इसके नाम से मालूम, आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है देखने में एक बार इनका एकांकी का शीर्षक ममता का विष। यार, ममता तो माँ की ममता होती है, वो विष कैसे हो सकता है? तो एक प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शीर्षक है, जिसके को यदि हम अच्छी तरीके से इस शीर्षक को समझे तो समझ में आएगा कि ममता, बेटा कहते हैं ना कि जो अति सर्वत्र वर्ज्य थे। चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा यदि वो चीज होती है तो वो हमारे लिए विष के समान हो जाती है, चाहे वो माँ की ममता ही क्यों ना हो। इस एकांकी के बारे में हम एक बार रीड तो कर चुके हैं। आज इस एकांकी का सार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस एकांकी में को पूरे बिंदुओं के अंतर्गत आपको इसका सार याद होना चाहिए कि ये एकांकी की जो विभिन्न घटनाएं हैं वो किस क्रम से चली है। क्योंकि आपके परीक्षा में एक प्रश्न तो आता ही आता है किसी भी एकांकी के बारे में कि उसकी कथानक की विशेषताएं बताइए। एक तो इस तरीके का प्रश्न आता है, कोई भी एकांकी का नाम दे देंगे और कहेंगे इस एकांकी की विशेषताएं, कथानक की विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न आ सकता है उस एकांकी का सार बताइए। और तीसरा प्रश्न आ सकता है इस एकांकी का जो शीर्षक है उसके नामकरण पे, उसके औचित्यता पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है। और जैसे तात्विक समीक्षा का एक प्रश्न आ सकता है, तो तात्विक समीक्षा का जो प्रश्न है वो कल हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे। आज हम देखते हैं कि ममता का विष एकांकी का सार क्या है, इसकी कथानक की विभिन्न घटनाएं क्या है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये एकांकी शुरू होता है तो उस एकांकी के शुरू में हम ये देख रहे हैं कि एक माँ है और माँ का एक बेटा है जिसका नाम है सुशील, है ना। वो जो सुशील है वो का 3 महीने से बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर में है, उसका बुखार नहीं टूट रहा है। लेकिन जो सुशील है वो अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। वो पढ़ लिख कर किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहता है, कोई महत्वपूर्ण काम अपने देश और समाज के लिए करना चाहता है। तो चूंकि वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उसके मन में बड़ी चिंता सी आ रही है कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, कैसे मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, कैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दूंगा, कैसा मेरा फॉर्म भर गया नहीं भर गया। तो ये जो एकांकी है वो शुरुआत होती है सुशील और माँ की आपसी बातचीत से, जिसमें सुशील अपनी माँ को बुलाकर पूछता है कि माँ ये बताइए कि आप पिताजी से आपने बात कर ली है ना, पिताजी ने मेरी कॉलेज की फीस भर ली है या नहीं भर दी है? कॉलेज की फीस भर दें, क्योंकि यदि कॉलेज की फीस नहीं भरी जाएगी तो फिर मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा। तो इस तरीके से वो अपनी चिंता व्यक्त करता है और जो माँ है वो उसको तसल्ली दे रही होती है, बेटा तू सब बात बाद में करना, सब ठीक हो जाएगा, तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बेटा पहले तू स्वस्थ तो हो जा, ठीक हो जा, और तू चिंता मत कर अपनी पढ़ाई की। पहले जैसे कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख निरोगी काया है, तू पहले अपने आप को स्वस्थ कर, तब तू अपनी पढ़ाई वढ़ाई की बात करना। और एकदम जो माँ होती है, चूंकि वो अपने पुत्र से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो एकदम भावुक हो जाती है। और जैसा कि हमने बार बार पढ़ा इस एकांकी में, इस माँ के 14 बच्चे होते हैं और अब उनमें से 13 बच्चे उनके पास नहीं है, केवल एकमात्र सुशील बचा है। तो वो सुशील से बेहद प्यार करती हैं और वो भी भावुक होते हुए अपने पुराने
जो बच्चे हैं उनकी याद करती हुई कहती हैं कि देखो ऐसे तो तुम्हारे भाई अपनी अपनी देश सेवा, अपनी समाज सेवा, अपने मानवता की बात करते करते चले गए और तू भी हमेशा अपनी देश सेवा, समाज सेवा, पढ़ाई की बात करता रहता है, पहले तू स्वस्थ हो जा। इस तरीके से उसकी माँ अपने बेटे को समझा रही होती है। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं उसी समय वहां पर एक लड़की आती है। हमें एकांकी से ये तो ज्ञात नहीं होता कि वो जो लड़की है उसका इस परिवार से क्या रिश्ता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो शायद कोई पड़ोसी है और वो सुशील और माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और उस लड़की का नाम चंदा है और वो लड़की है वो सुशील के प्रति काफी स्नेह प्रेम भी रखती है। वो आते ही सुशील की तबीयत के बारे में ही सुशील की माँ से पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका बुखार कैसा है। और जो माँ होती है वो दुखी तो होती है, बड़ी भावुक होती है। वो सारी बात चंदा को बताती है कि किस तरीके से उसका जो बेटा है वो बार बार केवल इसी के बारे में ही बात करता रहता है कि किस तरीके से मैं ठीक हूँ और ठीक होकर फिर मैं बस पढ़ाई करूँ और पढ़ाई करने के बाद फिर मैं अपनी देश सेवा या समाज सेवा के बारे में ही बात वो करता रहता है। तो इस तरीके से जो माँ है और चंदा के आपस में बातचीत हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब माँ और चंदा के बारे में बात हो रही है तो हम क्या देखते हैं कि सुशील फिर एकदम करहा उठता है और कराते कराते वो माँ को आवाज लगाता है और कहता है कि देखो माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे दोबारा से बुखार हो रहा है, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है। तो माँ तो एकदम घबरा जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे बेटे को सही सलामत रखे, मेरे बच्चे पे कोई आफत ना आए, परेशानी ना हो। इस तरीके से माँ बहुत परेशान सी हो जाती है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है। तो कभी घटनाएं इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो सुशील घर पर ही है और सुशील का इलाज एक डॉक्टर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वो डॉक्टर बहुत ही सहृदयी और अपने काम के प्रति बहुत ही निष्ठावान है, कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर है और उन्हें सुशील से भी बड़ा अपनापन और इनके परिवार से अपनापन हो गया। एक तरीके से जो वो डॉक्टर है वो उस फैमिली डॉक्टर हैं और वो सुशील को देखने के लिए हमेशा घर आते रहते हैं और उनके सुशील के तबीयत के बारे में काफी पूछते रहते हैं और काफी चिंतित रहते हैं कि ये बच्चा फटाफट ठीक हो जाए। और जब उसको बुखार लगने लगता है तो डॉक्टर होते हैं वो सांत्वना देते हैं माँ को भी, चंदा को भी और सुशील को भी कि आप तसल्ली, मतलब परेशान मत होइए, संतोष रखिए, हम इसका इलाज कर रहे हैं और जल्दी से ही ये बच्चा ठीक हो जाएगा और ठीक होके ये देश की सेवा करेगा। इस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो सुशील को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं ना। वो उनको बताते भी हैं, मतलब जो सुशील होता है वो अपने उसी समय उसके पिताजी भी आ जाते हैं और जो सुशील है वो अपने पिताजी से अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब देखिए उसे अपनी पढ़ाई की कितनी चिंता है कि वो इतने बुखार में भी, इतनी परेशानी में भी अपनी पढ़ाई की ही बात अपने पिताजी से कर रहा है और बता रहा है कि देखो मेरी फीस जरूर आप भेज देना, ऐसा ना हो कि मेरी फीस ना आप भेजें और मैं पढ़ाई करने से वंचित तो नहीं होना चाहता हूँ। इस तरीके से वो डॉक्टर से भी बात करता है और डॉक्टर अपने उनके पिताजी को और माताजी को सबको काफी तसल्ली देते हैं। कहते नहीं, देखो दवा तो अपनी जगह है, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में जो बीमारी ठीक होती है वो होती है अपनी मजबूत इम्यून सिस्टम से, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से। और इस सुशील में, बच्चे में काफी ज्यादा इच्छा शक्ति है ठीक होने की। तो ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो विल पावर है, वो इस बच्चे को काफी मजबूती दे रही है और ये बच्चा ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और ये सही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर अपने मन में एक बात सोचता है कि आखिर कारण क्या है। देखो वो ऊपर से तो सब घर वालों को और सुशील को सांत्वना दे देता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास अच्छी विल पावर है और हम दवाई भी आपकी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंदर से काफी चिंतित है। क्यों चिंतित है कि यार डॉक्टर को ये मालूम है कि इस बच्चे को बुखार आते हुए 3 महीने हो गए और मैं इसका इलाज भी अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, इसको वो दवा लग भी रही है। जब मैं इसको दवा देता हूं तो उस दवा से ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन पूरा ठीक होने से पहले ये दोबारा से बीमार हो जाता है। तो वो इस विषय पे चिंतन करता है। वो सोचता है कि आखिर क्या चीज, क्या है, क्या बात है कि ये बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो डॉक्टर होते हैं ना, वो अपने दवा से तो आपका इलाज करते ही हैं, लेकिन दवा के इलाज के साथ साथ एक डॉक्टर बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक होता है। जो डॉक्टर अच्छा मनोवैज्ञानिक होता, अपने रोगी की मन की भावना को समझ लेगा, अपने रोगी की मन की परिस्थितियों को समझ लेगा
वो उस रोगी का इलाज बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। देखो मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, केवल ये डॉक्टर पर ही ये बात लागू नहीं होती है, ये बात टीचर पे भी लागू होती है, हर किसी लीडर पे लागू होती है कि जो भी उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी उसके साथ हैं, यदि वो उनका मनोविज्ञान समझता है तो निश्चित रूप से वो उनसे बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएगा, सफलतापूर्वक डील कर पाएगा। तो जो डॉक्टर है वो एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक भी है, और वो ये सोचता है कि मैं पता करूं कि बात क्या है, ये क्यों बच्चा बीमार हो जाता है। सारी वो बात भी कर लेता है कि दवा उसकी माँ ही देती है, और दवा दब देती है, फिर क्या बात है, कोई तो बात है। तो वो एक ना थोड़ी योजना बनाते हैं इसके असली कारण को जानने के लिए कि क्या कारण है कि जो सुशील है वो ठीक नहीं हो पा रहा। वो सुशील का बड़े बारीकी से पर्यवेक्षण करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वास्तव में सुशील के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उसकी दवाई कैसे दी जा रही है, इस तरीके से वो उसकी निगाह रखना चाहते हैं। और वो पिताजी से इस तरीके की बात कर लेते हैं, और दोनों जने वो इस बात पे निगाह रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुशील कुछ गड़बड़ कर रहा हो, या क्या माहौल है घर का, क्यों बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है दवाई देने के बावजूद भी। तो इस तरीके से वो निगरानी करते हैं। तो क्या देखते हैं, जब वो निगरानी करते हैं तो एक दिन बड़ी एक अजीबोगरीब सी घटना उनको देखने को मिलती है। होता क्या है कि आधी रात का समय है, और उस आधी रात के समय में कमरे में एक छाया सी घुसती है। उस जो कमरा होता है उस कमरे में एक छाया सी आती है, जो उसका कमरा है बच्चे का। और उस कमरे में जैसे ही वो देखता है कि एक छाया है, और वो छाया उसकी बच्चे की पलंग की तरफ बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते वो देख रहे हैं कि अपने नाटक में पढ़ा है कि जैसे ही वो कमरे में उस छाया को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या चीज है। ये जो छाया है वो एक्चुअल में क्या है, वो छाया है उसकी माँ, जो सुशील है उसकी माँ की छाया है। उसकी माँ वहां आती है और देखती है, क्या करती है उसकी माँ कि जो सुशील की दवाई होती है उस दवाई की बोतल को उठाती है, और बोतल को उठाने के बाद वो उसको चिल मची मतलब एक वॉश बेसिन है, उस वॉश बेसिन में उड़ेल देती है। अब जब उस वॉश बेसिन में वो उड़ेल देती है तो डॉक्टर और जो पिताजी हैं वो तो इस बात को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या चीज है भाई, ये तो कैसे संभव है कि एक माँ अपने बच्चे के प्रति इतनी कठोर हो जाए कि बच्चे को दवाई ना दे, और वो क्या करती है उस दवाई को उड़ेल कर उस बोतल में पानी भर देती हैं, और पानी भरने के बाद वो चुपचाप से चली जाती हैं। अब डॉक्टर को सब समझ में आ जाता है कि आखिर जो बात है वो बात है क्या। बात ये है कि माँ खुद ही अपने बच्चे को पूरी तरीके से दवाई नहीं दे रही है, और इसीलिए वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है। एक बार तो जो पिताजी हैं उनको काफी मतलब थोड़ा अटपटा सा लगता है और गुस्सा भी लगता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो काफी अच्छा मनोवैज्ञानिक है। वो समझाता है कि नहीं, ये एक्चुअल में क्या है कि ये माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और यही ममता का विष है कि वो अपने बेटे की हत्या ही कर रही है। एक तरीके से समझ ही नहीं पा रही कि मैं अपने बेटे की अनजाने में हत्या कर रही हूँ। एक तरफ तो तुम अपने बेटे से इतना प्यार कर रही हो, और दूसरी तरफ तुम अपने बेटे को ही की हत्या कर रही हो। लेकिन ये ममता का जो माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम है, उसका अधिक अति सर्वत्र वजह थे, उसको वो देख रही है कि वो जो पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, वहीं पर ही एकांकी खत्म हो जाता है कि किस तरीके से उस ममता ने उस माँ को पागल बना दिया है, और वो जो अपने बच्चे की दवाई से में पानी घोल देती है, पानी ही डाल देती है, और वो ठीक नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ममता का विषय एकांकी है, उस एकांकी में घटनाएं किस तरीके से घट रही हैं, और आपस में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो बच्चा क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है कि माँ उसको दवाई नहीं दे पा रही है, और इसका कारण है उस ममता, उस माँ की
कहना चाहिए पर एकदम जरूरत से ज्यादा ममता कि कहीं ये बच्चा भी ना चला जाए, क्योंकि बार बार हमको एकांकी में ये देखने को मिलता है कि उनके 14 बेटे हैं, वो 14 बेटे एक एक करके देश सेवा के लिए, मानवता के लिए और देश से बाहर चले गए हैं, कभी लौट कर नहीं आए हैं, और माँ नहीं चाहती कि उनका ये बेटा भी वहां से चला जाए, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो वो कह रही है ये कि माँ का ही स्वार्थ, माँ का स्वार्थ है, लेकिन ये एक ऐसा स्वार्थ है कि जो एक माँ के दिल में अपने बच्चों के प्रति होता है, और जिसके कारण वो यही नहीं समझ पाती हैं कि मैं अपने बच्चे का हित कर रही हूँ या अपने बच्चे का अहित कर रही हूँ, किस तरीके से मैं अपने बच्चे की ही हत्या का कारण बन रही हूँ। इस तरीके से बेटा ये जो एकांकी है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने इस एकांकी का सारांश देखा। सारांश के बाद अब हम देखना चाहेंगे कि इस एकांकी का जो शीर्षक है उसके बारे में हम बात करेंगे, शीर्षक के नामकरण के बारे में हम बात करेंगे कि इसका जो शीर्षक है वो